अगला मेरा टर्म्स आता है सेक्टर। यहाँ पर लिखा गया फंड एलोकेशन टुवार्ड्स वेरियस सेक्टर, मतलब कि अलग अलग सेक्टर में किस किस सेक्टर में ये अपना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो है 65%, सॉवरन गोल्ड जो है इसमें 30%, और टेलीकॉम सेक्टर में जो है 6.85%, ऑयल एंड गैस में 5.8%, और मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन में 2.83% अपना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेक्टर उसी तरह से, मतलब कि जिस तरह से पहले में कुछ हटाया कुछ बढ़ाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा महीना 2021 का है और ये चौथा महीना 2021 का है, वो भी लास्ट महीने का है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलिस्ट्रेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंस रेशियो ऑन स्कीम रिटर्न, मतलब कि ये जो है एक्सपेंस रेशियो स्कीम रिटर्न को किस तरह से ये मतलब कि इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, उसको यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ कैलकुलेशन के साथ दिखाया गया है, जो कि आप यहाँ पे इस तरह से आप सारा का सारा देख सकते हैं। यही सब चीज़ तो देखने को होता है। अगला मेरा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है पीरियोडिक डिस्क्लोजर। यहाँ पे NAV के बारे में बताया गया है, NAV इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा गया है द NAV विल बी कैलकुलेट एंड डिस्क्लोजर ऑन एवरी बिजनेस डे, मतलब कि आपका जो NAV है वो प्रत्येक बिजनेस डे को कैलकुलेट होगा। बिजनेस डे का ये मतलब है कि जिस दिन शेयर मार्केट खुला रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज खुला रहेगा, और उस दिन जो स्टॉक का प्राइस ड्राइव होगा, मतलब कि ऊपर नीचे या नीचे जाएगा, और जब वो मार्केट क्लोज होगा तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा, उस क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आपका NAV कैलकुलेट होगा। और ये इस NAV का जो अपडेट है वो आपको किस वेबसाइट पे मिलेगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ TataMutualFund.com पे आप जाकर इस मतलब कि मार्केट क्लोज होने के बाद 6 या 7 बजे या 8 बजे जाके आप इस साइट पे जाकर अपना म्यूचुअल फंड का NAV को चेक कर सकते हैं कि वो कितना घटा है या कितना बढ़ा है, वो भी यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे एक टाइम दिया गया है। और एक दूसरा वेबसाइट है एसोसिएट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं AMFIINDIA.com, जो कि 11 PM एवरी बिजनेस डे, मतलब कि आपको 11 बजे रात के बाद ही जाके ये सारा का सारा अपडेट मिलेगा। तो ये सारा का सारा चीज़ आपको नॉलेज में होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे आपको बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है, एंट्री लोड कैसे रहेगा, एग्जिट लोड कैसे रहेगा, ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सारा का सारा आप देख सकते हैं। इतना समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि मतलब कि कोई सा म्यूचुअल फंड सालाना कितना % रिटर्न देता है इससे पहले वीडियो में, तो जब आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड सालाना 7.65% का रिटर्न देता है। और इसका जो है रेटिंग है, आपको हम रेटिंग के बारे में बताए थे, वो रेटिंग है AA+, मतलब कि AA+ to B, मतलब कि AA+ और B के बीच में है ये। और इसका वैल्यूएशन मार्कडाउन जो है 25% है। तो आपको भी इसे एक एग्जांपल की तरह से यहाँ पे समझाया गया, आप इसे डिटेल में देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ टैक्सेशन का बात किया गया है कि क्या आपको, अगर आप इसमें बाई या सेल करते हैं तो आपको कितना कैसे टैक्स देना पड़ जाएगा, और कब इसका क्या चेंजिंग हुआ है, और मतलब कि सारा का सारा डिटेल यहाँ पे आपको टैक्सेशन के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप इन्वेस्ट कर लिए और जब आपको रिटर्न के बारे में आया तो बहुत सारा टैक्स ही आपको देना पड़ जाता है। जैसा कि हम आपको अपना बिगनिंग का बात बताएं, तो जब हम मार्केट में ट्रेड किया करते थे तो होता क्या था कि प्रॉफिट तो अच्छा खासा होता था, लेकिन उसमें चार्ज ही इतना जुड़ जाता था, क्योंकि हम बाई सेल बहुत ज़्यादा कर देते थे, क्योंकि हमें उतना जानकारी था नहीं। तो इसीलिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको हर एक टर्म्स को पढ़ना चाहिए, हर एक टैक्सेशन को, हर एक चार्जेस को पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, मतलब कि जो रेसिडेंट मतलब कि इंडियन जो है उसे 10% टैक्स लगता है, और जो NRI जो है, जो कि मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर है, उन्हें 20% लगता है। और सारा का सारा यहाँ पे टैक्सेशन, मतलब कि आप कितना कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना लगेगा, सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ दिया गया है अगर आपका इनकम 5 करोड़ है, 5 करोड़ तो आपको 37% का टैक्स देना पड़ जाएगा। वेयर टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, मतलब कि आपका जब ये इनकम है 2 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम, तो आपको 25% देना पड़ जाएगा। और अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम है तो आपको 15% देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम का है तो आपको 10% का ये टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। यहाँ पे है स्टाम्प ड्यूटी। तो स्टाम्प ड्यूटी जो होता है वो भी एक तरह का चार्जेज होता है। आप लिख रहे हैं अभी फैक्ट 1 जुलाई 2020 स्टाम्प ड्यूटी 005 पॉइंट ट्रांजेक्शन वैल्यू वुड बी लेव्ड ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंगली टू द नंबर ऑफ अलोकेटेड परचेज स्विच टू SIP STT इन्वेस्टमेंट टू बी द रिड्यूस। यहाँ पे यही लिखा गया है कि ये 1 जुलाई 2020 से जो है एक नियम लगाया गया है, और मतलब कि आपके ट्रांजैक्शन चार्ज में जो है स्टाम्प ड्यूटी को भी कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन इससे पहले केवल शेयर मार्केट में ही था। तो यहाँ पे 0.05% 0.005% कुछ ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल से काम कर रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ NAV, मतलब कि NAV को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सारा का सारा फॉर्मूला है, ये आपको मतलब कि कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप अगर देख ले तो अच्छा रहेगा। जैसे मार्केट वैल्यू ऑफ स्कीम्स इन्वेस्टमेंट प्लस एक्यूड इनकम प्लस रिसीवेबल अदर एसेट्स, मतलब कि जब ये शेयर मार्केट में स्टॉक का प्राइस चलता रहता है तो उसी तरह से मतलब कि ऑटो कैलकुलेट होता रहता है। तो ये कंप्यूटर का काम है, आपका काम नहीं है।
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल स्कीम रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि ये जो कितना कितना मतलब कि एक्सपेंस आ रहा है ये सारा का सारा दिया गया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फ़ी, ट्रस्टी फ़ी, जो मैनेजमेंट का जो आपको फंड मैनेजर लेता है 2%, जैसा कि आपको हम बताए थे, उस 2% को इस सब चीज़ में वो यूज़ करता है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ट्रस्टी फ़ी, ऑडिट फ़ी, कस्टोडियन फ़ी, अदर एक्सपेंसेज, RTA फ़ी, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सारा का सारा फ़ी वो ये इसी 2% में कैलकुलेट करता है। तो आपको इस सबको भी एक और ध्यान में रख लेना चाहिए ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो आपके म्यूचुअल फंड के बारे में। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या, जब आप मैक्सिमम अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको रिकरिंग फ़ी का ध्यान रखना होगा, लेकिन अभी उतना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि 500 करोड़ से अगर मतलब कि डेली आपका ट्रांजैक्शन है तो आपको 2% देना पड़ेगा, 250 करोड़ तो 1.7%। ये मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर या जो इंस्टीट्यूशनल है उन सब के लिए क्राइटेरिया बनाया गया, हम रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको समझ में आ सके कि मतलब कि हम कितना ब्रोकरेज दे रहे हैं। और अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड का कोई सा भी अपडेट चाहिए कि उसमें ट्रांजैक्शन रेशियो कितना, तो आप इस दोनों वेबसाइट पर जाके आप उसका अपडेट ले सकते हैं। उसके बाद लोड स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको बताए थे एंट्री लोड और एग्जिट लोड। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लोड इज एन अमाउंट विच पेड बाय इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू यूनिट्स एंड रिडीम द यूनिट्स टू स्कीम। मतलब कहा गया है कि लोड जो है ना एक तरह का अमाउंट है, एक तरह का चार्जेस है जो कि आप स्कीम को बाय या सेल करते हैं तो आपको देना पड़ता है। यहाँ पे सब्सक्राइब मतलब बाय हुआ और रिडीम मतलब सेल हुआ। तो 2009 के बाद जो है सेबी ने एंट्री लोड को ख़त्म कर दिया गया, आपसे केवल एग्जिट लोड ही लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोड अमाउंट और वेरिएबल एंड आर दी सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम, मतलब कि और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। एज पर सेबी सर्कुलर SBI MDB CIR दैट इज इतना सेक्शन है। हाँ यहाँ देखिए 30 जून 2009 को जो है सेबी के द्वारा इसे हटा दिया गया है, लेकिन एंट्री लोड फॉर ऑल द म्यूचुअल फंड स्कीम, सारा जितने भी म्यूचुअल फंड है उसके लिए हटा दिया गया है, लेकिन जो है अभी भी एग्जिट लोड है। और एग्जिट लोड उसका जो अपना मेच्योरिटी पीरियड होता है उससे पहले अगर आप उस म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हैं तो ही आपको लगेगा, वो भी लगेगा तो आपको टैक्स में जुड़ जाएगा। और एग्जिट लोड किस प्रकार से लगेगा वो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, वो चाहे SIP के लिए हो चाहे नॉन SIP के लिए हो। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो ओवर ट्रेड कर देते हैं। ओवर ट्रेड का मतलब हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा मतलब वो बाई सेल करने लगते हैं और इसी वजह से यहाँ पे उसे ट्रांजैक्शन चार्ज ज़्यादा लग जाता है। इस सेक्शन को आप ज़रूर पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे राइट ऑफ द यूनिट होल्डर, मतलब कि यूनिट होल्डर का जो है अधिकार क्या है, यूनिट होल्डर क्या क्या कर सकता है, ये आपके अपने हक का अधिकार है, इसे आप ज़रूर पढ़िए। तो यहीं तक था हम लोगों का ये मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो कि था हमारा SID दैट इज स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। लेकिन होता क्या है कि SID जो है 50 पेज का है ये, और आपको 100 पेज, 120 पेज, 130 पेज, 140 पेज, 150 पेज का भी देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि वीडियो अभी इतना ज़्यादा लंबा हो गया, ये मेरी मजबूरी थी इतना लंबा वीडियो बनाने की, ताकि हम चाहते थे कि इस SID का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो हम एक ही वीडियो में दे दें, ताकि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, इतना डिटेल में अगर आपको नहीं जानना है, अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट में ही इसको जान ले, तो आप इसका एक KIM आपको हम बताए थे, उस KIM का मतलब होता है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो उस की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होता है कि सारा का सारा जो डेटा है आपको एकदम शॉर्ट में समरी फॉर्मेट में दे दिया जाता है, इतना वो और डिटेल नहीं करता है। तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं इस SID के अलावा, और जो पॉइंट समझ में ना आए वो पॉइंट आप इस SID में आकर पढ़ लीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो फिलहाल इसको हम क्लोज कर देते हैं, और जैसा कि यहाँ पे आप फाइलिंग सेक्शन में जाएंगे और म्यूचुअल फंड में जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं KIN दैट इज़ की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। जैसा कि आप यहाँ क्लोज करते हैं तो आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं टाटा लिक्विड फंड होगा, कहीं पे टाटा म्यूचुअल फंड है। हम इस टाटा म्यूचुअल फंड को जब ओपन करेंगे तो हमको टाटा लिक्विड फंड मिल जाएगा। देख लीजिए, यही है हमारा टाटा म्यूचुअल फंड। सिंपली आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और आपको जहां भी सुविधा हो वहां आप इसको आराम से रख लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम रख लेते हैं और देख लीजिए वो कहाँ था 51 पेज का और ये है 25 पेज का। तो सारा सारा एकदम समरी फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है। जो भी काम का चीज़ है वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आपको कोई डिटेलिंग नहीं की गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए,
यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक लाइन में दे दिया गया है, एसेट एलोकेशन को यहाँ पे दे दिया गया है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट पैटर्न, रिस्क प्रोफाइल, लिक्विडिटी, एकदम शॉर्ट में सब चीज़ आपको दे दिया गया है। आप आराम से, अगर एसआईडी पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे देखिए कितना लंबा चौड़ा था वो रिस्क फैक्टर, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया गया है। लिक्विडिटी रिस्क, लिमिटेड रिसोर्सेज, बैंकरप्टी रिस्क, रिस्क कम्युनिटिंग, उसमें क्या है कि आपको बहुत सारा डिटेल दिया गया है। दोनों को रीड करने का प्रोसेस सेम रहेगा, क्राइटेरिया सेम रहेगा, जो पॉइंट हम डिस्कस किए वो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये आपको क्या है कि एक समरी फॉर्मेट में दे दिया है। तो आप बेहतर रहेगा कि आप एसआईडी के अलावा, मतलब कि एसआईडी के बदले में आपको KIM पढ़ लीजिए, और जो समझ में ना आए उसको जाकर आप एसआईडी पढ़ लीजिए। मेरे एसआईडी को एक्सप्लेन करने का मेन पर्पस यही था कि आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में नॉलेज हो, और आपको जब तक एसआईडी के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा आप KIM को अपना ही पढ़ सकते। जैसे कि हम लोग बचपन में एक पहले क्या करते थे कि गेस पेपर पढ़ते थे गाइड, और तब उसका कुंजी पढ़ते थे, जैसे कि चंद्रिका। तो वही आप इस एसआईडी का चंद्रिका भी से मान सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ आंसर फॉर्मेट में मिल चुका है।